आज जब खगोलीय दूरदर्शी की बात करें, खगोलीय दूरदर्शी की, तो जब प्रतिबिंब डी पर बनता है तो इसमें सूत्र क्या होता है, जैसे इसमें माइनस का वी अपॉन यू था, लेकिन यहाँ पे सूत्र होता है एम। तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 9 है, 9वां चैप्टर जो है आपका किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। इस पूरे चैप्टर को आज वन शॉट पे खत्म करने वाले हम लोग, पूरा वन शॉट पे इस चैप्टर को देखने वाले हैं। और ये जान लो इस चैप्टर के पूरे चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आज के एक ही वीडियो पे आज कंप्लीट होंगे। ठीक है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे पेपर में आपके क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो इस पूरे चैप्टर को आज के इस वीडियो पे हम लोग पूरा समाप्त करने वाले एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, एकदम आसान भाषा पे आप इस चैप्टर को पूरा समझोगे। बस आपको करना क्या है यार, वीडियो को आखिरी तक देखना। एकदम आसान तरीके से आप लोग इस पूरे चैप्टर को, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र को एकदम आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है, आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है। और एक चीज जान लो, सब लोग अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठना, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे हम लोग। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना और अच्छे से समझते हुए चलना। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर। ठीक है, पूरा वन शॉट पे इस चैप्टर को हम लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, जल्दी से पूरे टॉपिक एक ही वीडियो पे करते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल वे पे शुरू करते हैं भाई हम लोग इस चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र को। एक चीज जान लो, जितने भी इस चैप्टर के टॉपिक, सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है आपको। जितने भी टॉपिक सभी आपको इस वीडियो पे पढ़ाएंगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है, अच्छे से एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला टॉपिक आपका, क्या ये प्रश्न आपका पेपर में कैसे पूछा था ये भी समझ लो। इस टाइप से आपको समझाते भी चलेंगे कि पेपर में कैसे आएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम को लिखिए। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, तो इसे आपको करना कैसे, प्रकाश का परावर्तन बताना है, परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या होते हैं ये आपको बताना होता है। ठीक है, तो सिंपल बात करें, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो यहां पे हमने लिखा जब किसी पालिशदार सतह, ठीक है, कहा गया जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान से समझोगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, हमने लिखा जब प्रकाश, कोई भी लाइट होगी, किरण प्रकाश की चैप्टर, इसमें किरण का ही कार्य है, प्रकाश का ही कार्य है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग, जो प्रकाश का अधिकांश भाग होता है, उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह पर गिरता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल इसे समझने का प्रयास करते हैं। सिंपल आप लोग क्या ले लो, सबसे पहले एक पालिशदार या चिकना तल ले लो। ठीक है, इस टाइप से मान लो हमने ये ले लिया पालिशदार व चिकना तल। ठीक है, पालिशदार व चिकना तल। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, पालिशदार तल ले लिया। क्या ले लिया, पालिशदार तल। ठीक है, पालिशदार जिसमें पालिश होगी, पालिशदार तल। ठीक है, पालिशदार तल हमने क्या ले लिया, पालिशदार तल। अब कहा गया जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है, तो अब आपको प्रकाश को इस पालिशदार तल पे गिराना होगा। तो मान लो प्रकाश की कोई किरण इस टाइप से आपका इस पालिशदार व चिकने तल पर गिरती है, इस टाइप से। ठीक है, ये आपकी मान लो जो ये प्रकाश किरण है, ये आपकी जब पालिशदार व चिकने तल पर गिरती है तो होता क्या है, ये जो किरण आपका प्रकाश जो इस तल पे गिरा, ये क्या करता है, ये आगे ना जाके इसका अधिकांश भाग जो होता है, जिस माध्यम से ये आई है किरण, उसी माध्यम में अधिकांश भाग वापस लौट जाता है और इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश किसी पालिशदार तल पे गिरता है तो क्या होता है, उसका अधिकांश भाग जिस माध्यम में आई है किरण, उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। कैसे, ये आपकी किरण इधर से आई है तो ये आपका अधिकांश भाग जो होता है इस टाइप से वापस लौट जाता है, इस टाइप से वापस लौट जाता है। ध्यान से समझो, आपसे कहा गया जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पे गिरता है तो जो प्रकाश का अधिकांश भाग होता है वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और इस घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें इस पालिशदार तल पे ये जो किरण आती है, इसको कुछ नाम भी देते हैं। इस किरण को क्या नाम देते हैं, इस किरण को नाम देते
आपतित किरण। ध्यान से समझना, एक एक बात समझ में आएगी। इस किरण को नाम देते हैं आपतित किरण। क्या नाम देते हैं? आपतित किरण नाम देते हैं। ठीक है भैया, इसे क्या क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित किरण। और ये जो किरण यहाँ पे आधा भाग मतलब अधिकांश भाग जो वापस लौट गया है प्रकाश का, उस किरण को क्या नाम देते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, इस किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, ध्यान समझना, ये जो आपकी मतलब प्रकाश आया था, इस प्रकाश की किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और जो अधिकांश भाग वापस लौट गया उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। और एक चीज याद रखना, ये जो पालिशदार तल पे जो आपतित किरण आई, ये जिस बिंदु पर आके यहाँ पे टकराई उस बिंदु को नाम देते हैं आपतन बिंदु। उस बिंदु को क्या नाम देते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, क्योंकि आपतित किरण इस बिंदु पे आई इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? इस बिंदु को नाम दे दिया गया आपतन बिंदु। ठीक है, अब मान लो इस आपतन बिंदु पे हम एक 90 डिग्री की अगर लाइन खींचे, ये आपतन बिंदु है आपका, अगर इस आपतन बिंदु पे हम क्या करें? एक 90 डिग्री की लाइन खींचे। 90 डिग्री क्या होगा? मतलब लंब इसमें डाले। ठीक है, इसमें मान लो इस टाइप से हम एक 90 डिग्री की लाइन खींचे, या इसमें एक हम क्या डाल दें? लंब डाल दें। ठीक है, इस टाइप से आपको पटरी से स्केल से अच्छे से बना लेना है। यहाँ पे मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं? 90 डिग्री की एक लाइन यहाँ पे डाल रहे हैं, या यहाँ पे समझ सकते हो एक लंब डालना है इस पे। ठीक है, इस आपतन बिंदु पे क्या हमने खींच दिया? एक लंब खींच दिया। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे? इसे अभिलंब बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे भैया? अभिलंब। इसे बोलेंगे अभिलंब। ठीक है, मतलब कि ये जो आपसे हमने कहा जो प्रकाश की किरण है ये जिस बिंदु पे आई उसे नाम दिया गया आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पे हमने एक 90 डिग्री की लाइन खींच दी, मतलब एक सीधी लाइन खींच दी, उसे बोला गया अभिलंब। ठीक है, अब कहा गया, ध्यान से समझना, ध्यान समझना, यही से परावर्तन के जो आपसे नियम पूछे जाते हैं पेपर में कि प्रकाश का परावर्तन तो समझ गए कि जब पालिशदार तल पे प्रकाश आता है, जब किसी पालिशदार व चिकने तल पे प्रकाश आता है तो उसका जो मतलब अधिकांश भाग होता है वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से प्रकाश आया था। ठीक है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो सिंपल सी बात ये हुई कि आपको हमने बताया जो किरण आई है उसे बोला जाएगा आपतित किरण, और जो किरण यहां से वापस लौट गई है उसे नाम दिया जाएगा परावर्तित किरण। अब ये जो आपतित किरण आपका जिस बिंदु पे आई है, मतलब आप इस पालिशदार तल पे टकराई है जिस बिंदु पे आके, उसे नाम देंगे आपतन बिंदु, और अगर इस आपतन बिंदु पे हम एक 90 डिग्री की लाइन खींच दें तो इसे बोला जाएगा अभिलंब। ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा? अभिलंब बोला जाएगा। आप देखो परावर्तन के अनुसार आपका ये जो आपतित किरण होती है और ये जो अभिलंब होता है इसके बीच में एक कोण बनता है। ठीक है, ध्यान समझना, ये जो आपतित किरण जो किरण आई है और ये जो अभिलंब है इसके बीच में कोण बनता है जिसे बोलते हैं कोण आई। जिसे क्या बोलते हैं? कोण आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण आई। और इसी टाइप से ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है इसके बीच में भी एक कोण बनता है, इसके बीच में भी एक कोण बनता है जिसे बोलते हैं कोण आर। क्या बोलते हैं? कोण आर बोलते हैं। ध्यान से समझना, हमने कहा ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है इसके बीच में एक कोण बनता है जिसे बोलते हैं कोण आई, और ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब इसके बीच में एक कोण बनता है कोण आर। यहाँ पे समझ लो कोण आई और कोण आर क्या है। कोण आई की बात करें तो कोण आई को बोलते हैं आपतन कोण। कोण आई को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और कोण आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, कोण आर को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, हम आपको एकदम आसान भाषा पे समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। सिंपल कहा गया, ये जो बीच में कोण बना इसे बोला जाएगा कोण आई आपतन कोण, और ये जो कोण बना इसे बोला जाएगा कोण आर परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण बोला जाएगा। तो ये सिंपल सा इस टाइप से चित्र होता है, देख सकते हो। एक बार फिर से हम आपको पूरा समझा दें। हमने कहा था कि जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। मतलब जब प्रकाश आपका इस पालिशदार तल पे आया तो इसका जो प्रकाश का अधिकांश भाग, ज़्यादातर भाग था, वो उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो इसे इस माध्यम में लौटाने के लिए हमने इधर की ओर दिखाया है। तो ये सिंपल जो किरण आई इसे आपतित किरण बोला जाएगा, जो किरण गई उसे परावर्तित किरण बोला जाएगा। और हमने कहा जिस बिंदु पे टकराए उसे आपतन बिंदु, और अगर इस बिंदु पे एक अभिलंब खींच दे तो उसे अभिलंब नाम देंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण होगा कोण आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण होगा कोण आर। ठीक है, तो ये चीज होती है। और कहा गया यहां से देखो कि कोण आई आपतन कोण, कोण आर परावर्तन कोण। आप पेपर में आपसे पूछा जाता है परावर्तन के नियम लिखे, तो परावर्तन के नियम भी होते हैं, तो परावर्तन के नियम को भी समझ लो। ठीक है, लिखा यहां पे हेडिंग परावर्तन के नियम। परावर्तन के क्या नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ध्यान समझना, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। हमने लिखा इसके 2 नियम होते हैं। जो प्रकाश का परावर्तन है, इस प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं भैया? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है,
पहला नियम देख सकते हो, ध्यान समझना। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान समझो पहले नियम को, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जो होता है तीनों एक ही तल में होते हैं। अब ये जो आपकी आपतित किरण आई, ये जो परावर्तित किरण है और अभिलंब, इन तीनों का तल क्या है? एक ही है। मतलब ये जो आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण और बीच में जो अभिलंब है, ये क्या है? सब एक ही तल में स्थित है, एक ही तल में स्थित है। ठीक है, मतलब अगर बात करें तो जैसे बोल्ड है तो ये बोल्ड पर ही तो स्थित है, तो इनका तल क्या है? सबका एक ही तल है। ठीक है, तो अगर ये मान लो आपने कॉपी पे बनाया तो कॉपी पे ही तो स्थित है, तो ये सिंपल एक ही तल पे स्थित है। ठीक है, ये चीज इसको समझ सकते हो। तो सिंपल आपने लिखा क्या कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों का तल क्या होता है? एक ही तल में होता है। ठीक है, तीनों एक ही तल में होती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा इसका नियम समझ लो, दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब ये जो आपतन कोण आई होता है, ये सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यहां से आप लिख सकते हो कोण आई बराबर किसके होता है? कोण आर के। मतलब आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ठीक है, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये सिंपल सी चीज है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको समझ में भी आया होगा। एक बार देख लो कि जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और परावर्तन के दो नियम होते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपका जो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होता है? दोनों के मान बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के मान क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर के होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा नियम है, परावर्तन का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी टाइप से अगर पेपर में पूछा जाए तो आपको इसी टाइप से सेम लिख देना है, इस टाइप से इसका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक कंप्लीट है, परावर्तन के नियम। और आशा करते हैं सबको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा। ठीक है, पूरी कोशिश करना यार कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो। आप इस टॉपिक को कंप्लीट हो गया, आप देखते हैं अगला नंबर टॉपिक। तो अब बात करते भैया, अगला टॉपिक आपका क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, एक चीज जान लो, आपके पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के सारे टॉपिक। ठीक है, सारे टॉपिक पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, एक एक करके आपके सारे टॉपिक। ठीक है, तो आपके आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन पढ़ाएंगे सबको, टेंशन सबको ही ना लेना। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन समझ गए, तो अब समझ लेते हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। आपसे पूछा जाता है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन के नियम को लिखिए। ठीक है, परावर्तन तो सबको ही समझ गए हो, आप बात करें अपवर्तन क्या होता है। तो देखो हमने यहाँ पे अपवर्तन पे क्या चीज लिखा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। परावर्तन में क्या था? जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार तल पे गिरता है तो क्या होता है? उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? परावर्तन। लेकिन अपवर्तन में कहा गया, इसमें दो माध्यम की बात हुई। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है और इस घटना को अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, समझते हैं इसे। तो सिंपल आपका चिकना व पालिशदार तल उसी टाइप से होगा जैसे उसमें था। ठीक है, इस टाइप से आपका चिकना व पालिशदार तल उसी टाइप से होगा जैसे उसमें था। ठीक है, अब जब प्रकाश आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, मान लो ये जो ऊपर आपका है ये माध्यम एक मान लेते हैं इसे, ये जो ऊपर है इसे मान लेते हैं माध्यम एक। ठीक है, ये माध्यम एक है मान लो, इसे मान लेते हैं माध्यम दो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे माध्यम एक माध्यम दो कर लेते हैं। माध्यम का मतलब ये समझ सकते हो जैसे कांच कोई माध्यम हो गया, वायु कोई माध्यम हो गई, पानी कोई माध्यम हो गया, इस टाइप से। ठीक है, तो हम इसे माध्यम एक और माध्यम दो माने ले रहे हैं। ठीक है, अब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? देखो यहां से मान लो आपका जब प्रकाश यहां पर से चला इस टाइप से, जब प्रकाश एक माध्यम अभी माध्यम एक में है, अब ये जब माध्यम दो में इस टाइप से जाता है,
ठीक है। तो इस टाइप से जाना चाहिए प्रकाश को, मतलब अगर वो प्रकाश ऐसे आ रहा है तो उसको इस टाइप से सीधा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है देखो समझना, ठीक है, होता क्या है यहाँ पे समझना। देखो सिंपल, ये सबसे पहले तो आपका हमने बताया, ये आपकी किरण आई, प्रकाश किरण इस पृष्ठ पे, ठीक है, ये जो आपका पृष्ठ है इस पृष्ठ पे आपकी क्या आई, ये किरण आई। आपको इतना तो हमने बता दिया था, इस किरण को जो आने वाली किरण होती है उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। इसको भी समझ लो, इसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जैसे उसमें था वैसे ही इसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण आई। और ये भी पता, ये जिस बिंदु पे आई होगी उसे क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु बोलेंगे। और इस आपतन बिंदु पे हम लोग क्या खींच सकते हैं, अभिलंब खींच सकते हैं। तो हम लोग इस आपतन बिंदु पे क्या खींच लेते हैं, इस टाइप से एक अभिलंब खींच लेते हैं। ठीक है, इस आपतन बिंदु पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इस टाइप से एक अभिलंब खींच लेते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु पे हमने एक अभिलंब खींच दिया। अब आपसे हमने कहा जब ये आपतित किरण इस टाइप से आई, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है उसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो आपकी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और सीधा ना जाके इस टाइप से मुड़ जाती है। चाहे इस टाइप से मुड़ जाए या इस टाइप से कहीं दूर चली जाए, ठीक है, मतलब वो सीधा ना जाके वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। मतलब प्रकाश किरण को इस टाइप से सीधा जाना चाहिए, लेकिन वो सीधा ना जाके जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, माध्यम एक से जब दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो सीधा ना जा करके क्या होता है, वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। चाहे इस तरफ विचलित हो जाए, इस तरफ विचलित हो जाए, किसी तरफ विचलित हो जाए, मतलब वो अपने मार्ग से भटक जाती है। जिस ओर उसे जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन वो ऐसे ना जाके इस टाइप से मुड़ जाती है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, जो प्रकाश की किरण होती है अपने मार्ग से, अपने मतलब उसका मार्ग ये था, उसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, और इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, कहा गया ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज सबको समझ में आया होगा। ये हमने यहाँ पे क्या खींचा हुआ है, ये हमने खींचा हुआ है अभिलंब। क्या खींचा हुआ है, अभिलंब खींचा हुआ है 90 वाला। ठीक है, ये हमने क्या खींच दिया, अभिलंब खींच दिया है। तो सिंपल ये अभिलंब आपका खींचा हुआ है। अब आपको पता है अभिलंब, और एक चीज यहां पे समझ लो। ठीक है, अब आपसे हमने कहा जो किरण इस टाइप से आती है उसे आपतित किरण, जिस बिंदु पे आती है उसे आपतन बिंदु। और ये जो किरण इधर अब की बार गई है, देखो ये किरण ऐसे जानी चाहिए, लेकिन ये ऐसे विचलित हो गई, मतलब ये क्या हुई, अपवर्तित हुई है। उसमें परावर्तन में परावर्तित किरण थी, लेकिन इसमें ये किरण क्या कहलाएगी, इस किरण को नाम दिया जाएगा अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तन का नियम है ना, तो अपवर्तित किरण इसे नाम दिया जाएगा। इसे क्या नाम दिया जाएगा, अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे भैया हम लोग इसे, अपवर्तित किरण बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपका मतलब जहां पे हुआ क्या है, देखो आपतित किरण ऐसे आई, इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे हो गई, मतलब इसका क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, ये इस टाइप से मुड़ गई। ठीक है, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, तो इस किरण को नाम दिया गया अपवर्तित किरण। अब आपको जैसे देखा था आपने कि अभिलंब, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बना था, वैसे इसमें भी बनेगा। उसमें देखा था अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बना था, वैसे इसमें भी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनेगा। उसमें क्या था, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना था उससे कोण आई बोला गया था, सेम वैसा इसमें होगा। उसमें क्या था, अपवर्तित परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना था, इसमें अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा कोण आर। ठीक है, बस यहां पे डिफरेंस ये होगा, वहां कोण आई का नाम आपतन कोण था, यहां भी सेम होगा, लेकिन कोण आर का नाम यहां पे बदल जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, कोण आई का नाम होगा आपतन कोण, कोण आई का नाम होगा आपतन कोण, और कोण आर का नाम यहां परावर्तन कोण नहीं होगा, अपवर्तन कोण होगा, क्योंकि वहां परावर्तन का नियम था, इसलिए उसको परावर्तन कोण नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया अपवर्तन कोण। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया, अपवर्तन। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया, कोण आर को अपवर्तन कोण, कोण आई आपतन कोण, कोण आर अपवर्तन कोण, सेम वैसा ही जैसे उसमें था। ठीक है, ये आपकी वही पालिशदार या चिकना तल है, चिकना तल है या पालिशदार तल है, कोई भी बोल सकते हो। ये आपके पास चिकना तल है, ये आपके पास दो माध्यम थे, माध्यम एक और माध्यम दो। माध्यम का मतलब जैसे वायु, कांच, जल, ये सभी माध्यम है। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब जिस मार्ग में उसे जाना चाहिए उस मार्ग में नहीं जाती, उसका अपवर्तन हो जाता है। जो किरण का अपवर्तन होता है उससे अपवर्तित किरण, जो किरण आई थी उसे आपतित किरण, जिस बिंदु पे आई उसे आपतन बिंदु, और उसके बीच में क्या खींचा गया, आपतन बिंदु पे एक अभिलंब खींचा गया, और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण आई बोलते हैं, और ये जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच कोण को अपवर्तन कोण आर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आई। अब यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं।
हमने कहा था जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती किरण, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, जैसे परावर्तन के दो नियम थे वैसे अपवर्तन के दो नियम। पहला नियम तो परावर्तन के सेम होगा, लेकिन दूसरा नियम इसमें थोड़ा चेंज है, ठीक है। पहला नियम क्या होता है, इसके दो नियम कहा गया। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसमें बोला गया था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, लेकिन इसमें परावर्तित की जगह कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। तो यहाँ पे बोल दिया गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे उसमें था सेम वैसा ही, पहला नियम तो सेम है। दूसरा नियम क्या है, उसमें था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है परावर्तन वाले में, लेकिन इसमें है एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। इसमें कहा गया एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। उसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है नियत होता है। ज्या का मतलब समझते हो, ज्या का मतलब होता है साइन, ज्या का मतलब होता है साइन, ठीक। जैसे साइन कॉस वाला होता है ना, वैसे ही ज्या का मतलब होता है साइन। कॉस को बोलते हैं कोज्या, साइन को ज्या बोलते हैं, कॉस को कोज्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर से आपसे कहा गया आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण कौन सा है, आई। तो यहां से आपतन कोण की ज्या अर्थात कोण आई हो जाएगा, ठीक है, कोण आई हो जाएगा। और आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, तो आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, इसे बोला जाएगा आपतन कोण की ज्या। आई क्या है, आपतन कोण है, साइन क्या है, ज्या, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात में आ गया इसलिए बट्टे पे लिखना है। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण कोण आर, तो कोण आर की भी क्या, ज्या, ज्या का मतलब साइन, तो साइन आर का जो अनुपात होता है वो एक नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है। तो इस टाइप से साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, नियत होता है, अर्थात नियत बोल सकते हो या नियतांक भी बोल सकते हो। साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर होता है, एक नियतांक के बराबर होता है। तो सिंपल कहा गया एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, तो आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है। और यहाँ पे यह नियम जो होता है स्नेल का नियम कहलाता है। इस नियम को स्नेल का नियम बोलते हैं। आपसे कभी भी अगर पूछ ले जाए स्नेल का नियम क्या है, तो यही जो दूसरा नियम है यही स्नेल का नियम है कि एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात नियत होता है, और इस नियम को स्नेल का नियम बोलते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। इस नियम को क्या बोलते हैं भैया, स्नेल का नियम बोलते हैं, ठीक है। इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक। और इस नियतांक की जगह आप एन भी लिख सकते हो, यहाँ से आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू एन, ठीक है। इस नियतांक की जगह आप एन भी लिख सकते हो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, ठीक है। तो ये बात है प्रकाश के अपवर्तन की। इतना ही होता है प्रकाश के अपवर्तन में, अपवर्तन की परिभाषा, अपवर्तन के नियम और ये सूत्र साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक। बस इसमें चेंज क्या है, इसमें साइन आई अपॉन साइन आर का मान नियत होता है, लेकिन उसमें कोण आई का मान कोण आर के बराबर था परावर्तन पे, ठीक है। तो दोनों के डिफरेंस भी आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं प्रकाश का अपवर्तन भी सबको समझ में आया, ठीक है। तो ये टॉपिक भी समझ में आया। आप बात करते आगे, हम लोग देखते हैं आगे के टॉपिक, तो इसको भी सब लोग नोट कर लो जरा। तो आप बात करते भैया अगला टॉपिक क्या है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है, ठीक है। क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। ये सभी ऐसे टॉपिक हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने इस वीडियो पे आप देखोगे सभी महत्वपूर्ण टॉपिक। अभी आपको दर्पण के बारे में भी पढ़ाएंगे, लेंस के बारे में भी पढ़ाएंगे, टेंशन और सब कुछ आप पढ़ोगे, ठीक है। तो सिंपल क्रांतिक कोण की बात करें, क्रांतिक कोण क्या होता है, तो हमने देखा परिभाषा इसकी, देखो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहा गया परिभाषा में, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो इस कोण को बोलते हैं क्रांतिक कोण। ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। अब यहां पे आपका मान लो ये आपका कोई चिकना तल है, ठीक है। अपवर्तन पे आपने क्या देखा था, एक आपतित किरण इस टाइप से आती है,
बीच में यहाँ पे हम लोग अभिलंब खींच देते हैं, ठीक है, अभिलंब खींच देते हैं और आपके पास यहाँ पे आपकी अपवर्तित किरण इस टाइप से चली जाती है, ठीक है। आपने एक चीज देखा था, यहाँ पे दो माध्यम होंगे, पहला एक माध्यम, दूसरा माध्यम दो, ठीक है। दो माध्यम आपके पास होंगे, माध्यम एक और माध्यम दो, ठीक है। दो माध्यम होंगे, माध्यम एक और माध्यम दो। आप मान लो इस माध्यम को नाम दे दें हम लोग, इस माध्यम को नाम दे दें सघन माध्यम। इसे क्या बोलते हैं? सघन माध्यम बोल दें और इसे बोल दें विरल माध्यम, ठीक है। इस माध्यम को, नीचे वाले माध्यम को बोल दें विरल माध्यम, ऊपर वाले माध्यम को बोल दें ऊपर वाले को सघन बोल दें, नीचे वाले माध्यम को बोल दें विरल, ठीक है। तो अभी आप देखोगे, अभी आपका ये जो आपका जब सघन से विरल में जाती है किरण, तो ये आपका अभिलंब से दूर हटती है। ध्यान देना, जब किरण आपकी आपतित किरण जो होती है सघन से, ये सघन माध्यम सघन से कहाँ जा रही? विरल में, तो ये किरण इस टाइप से आपका दूर हट जाती है, ठीक है। मतलब इस अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है, जिससे ये आपका जो कोण यहाँ पे R बनता है ये I से बड़ा हुई हो जाता है, ठीक है। ध्यान समझना, जब आपकी आपतित किरण इस टाइप से आई, ठीक है, आपतित किरण इस टाइप से आई, जब सघन माध्यम से किरण जा रही विरल माध्यम की ओर, तब ये जो आपकी अपवर्तित किरण होगी अभिलंब से दूर हट जाती है। ये अभिलंब है, इसे अभिलंब बोला था, इस अभिलंब से दूर हो जाती है और कोण R ये हो जाता है, ठीक है। अब कहा गया कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, I को बोलते हैं आपतन कोण, तो सघन माध्यम में बना ऐसा आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। जिसके लिए ये जो अपवर्तन कोण R हो जाए, ये कितना हो जाए? 90 डिग्री अगर हो जाता है तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण बोलते हैं, ठीक है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे क्या? उसे हम लोग बोलेंगे क्रांतिक कोण बोलेंगे, ठीक है। मतलब सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री हो जाए, तो इसे हम बोलेंगे क्या? इसे हम बोलेंगे आपका क्रांतिक कोण, ठीक है, इसे बोलेंगे क्रांतिक कोण। तो परिभाषा सिंपल यही है कि अगर सघन माध्यम में बना आपतन कोण, ठीक है, कहा गया सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण R हो उसका मान अगर 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है, वो अगर 90 डिग्री हो जाता है इस I से, तो ये आपका जो आपतन कोण I होता है उसे बोलते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण बोलते हैं। और एक चीज याद रखना, क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित करते हैं, लिख सकते हो यहाँ पे, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं, क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित करते हैं। तो कहा गया सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री हो, तो इस कोण को क्रांतिक कोण C बोलते हैं, ठीक है। और फिर आपसे कहा गया क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। तो यहां से अब हम लोग समझ लेते हैं क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। लिख लेते हैं क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण आप लोग समझ ही चुके हो क्या होता है। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध, अपवर्तनांक में संबंध, ठीक है। बात करें क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक, माध्यम के अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। तो क्रांतिक कोण में और माध्यम के अपवर्तनांक में जो संबंध होता है वो होता है n इक्वल टू वन अपॉन साइन सी, ठीक है। n इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी ये संबंध होता है क्रांतिक कोण C और माध्यम के अपवर्तनांक n में। यहाँ पे n क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक, जहाँ n माध्यम का अपवर्तनांक है, ठीक है। n अपवर्तनांक और C क्रांतिक कोण, ठीक है। C को बोलते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है। तो ये सिंपल से अगर आपसे पेपर में पूछा जाए क्रांतिक कोण क्या है और क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध बताओ, तो परिभाषा पहले लिख देना। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, तो उसे क्रांतिक कोण बोलते हैं C। और क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है? n इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, जहां n अपवर्तनांक और C को बोलते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है। तो ये चीज होती है क्रांतिक कोण की बात। तो क्रांतिक कोण आप लोग समझ चुके हो, सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी पेपर में पूछा जाता है, तो इसको नोट करो। अब बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब बात करते हैं भैया अगला टॉपिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों को लिखिए। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। पढ़ सकते हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और इसके लिए आवश्यक शर्तों को लिखिए, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और इसके लिए आवश्यक शर्तों को लिखिए, ठीक है।
तो बात करें पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पढ़ते हैं इसे और समझते हैं। ठीक है, कहा गया यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो जाए तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने की बजाय उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखो ये घटना क्रांतिक कोण से ही रिलेटेड है। क्रांतिक कोण पे कहा गया था कि सघन माध्यम हो, एक माध्यम सघन हो, दूसरा माध्यम विरल हो, ठीक है, और इस टाइप से आपतित किरण आपकी जा रही हो, यह अभिलंब है। अपवर्तित किरण इस टाइप से आपकी दूर हट रही हो, यह आपतन कोण आई था, यह अपवर्तन कोण आर था। ठीक है, तो कहा गया था कि यदि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण आई जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री हो तो इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री हो तो उस कोण को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण सी बोलते हैं। लेकिन ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें कहा गया यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो जाए। ये जो अभी क्रांतिक कोण की परिभाषा पड़ी थी उसमें क्या था, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण आई जिसका आपका विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 हो तो आई को क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। आई को क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे, मतलब आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाएगा। अब कहा गया यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दे। अब यदि आई का मान बड़ा कर दे हम लोग सी से, आई का मान अगर सी से बड़ा कर दे तो क्या होगा, तो देखो आई का मान कहा गया आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने की बजाय, ये जो प्रकाश आपका ऐसे से ऐसे जा रहा है ये दूसरे माध्यम में जाने की बजाय क्या करेगा, उसी माध्यम में लौट जाएगा। मतलब ये जो प्रकाश यहां से गया फिर दूसरे माध्यम में इस टाइप से चला गया। अब ये इस माध्यम में जाने की बजाय अगर आप आई का मान सी से बड़ा कर देते हो, क्रांतिक कोण से बड़ा कर देते हो तो ये प्रकाश जो इस माध्यम में चला गया ये प्रकाश इस माध्यम में न जाकर आपका उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। इस टाइप से, इस टाइप से उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। कब होगा ये घटना, जब आपका आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण सी से बड़ा होगा तो जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है दूसरे माध्यम में जाने की बजाय क्या करेगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। और इस घटना को परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन में यही तो होता है, इससे टकरा के इस टाइप से चली गई तो वही चीज परावर्तन ही लग जाता है। तो इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, कहा गया जब प्रकाश, देखो कहा गया जब सघन माध्यम में जो आपतन कोण आई है उसका मान क्रांतिक कोण सी से बड़ा हो जाए तो क्या होता है, ये जो आपकी आपतित किरण जो आती है और दूसरे माध्यम में अपवर्तित बन के जाती है, अगर आप आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण सी से बड़ा कर देते हो तो जो अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में जा रही है वो ऐसा ना करके वो अपवर्तित किरण पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है और इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। मतलब ये जो किरण ऐसे जानी चाहिए अब ये किरण ऐसे चली जाती है और इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। अब ये किरण ऐसी नहीं जाती। ठीक है, तो इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, दोनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पेपर में पूछी जाती है तो आपको अच्छे से तैयार करना है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है, कब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पहली शर्त देखो, शर्तें, पहली शर्त यह कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा हो तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। जब प्रकाश सघन माध्यम, आपसे कहा था ना सघन से विरल में जा रहा है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और दूसरी शर्त यह है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ये जो आपतन कोण आई है इसका मान क्रांतिक कोण सी से अगर बड़ा होगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। दो शर्तें, पहला ये कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, दूसरी शर्त ये है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण सी से बड़ा होना चाहिए। तो ये बात है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। आशा करते हैं सबको ये भी समझ में आ चुका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। इसी टाइप से आपको परिभाषा दे देनी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। ठीक है, तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला टॉपिक भी कंप्लीट है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, तो इसको भी जल्दी से नोट कर लो। तो आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है, तो देखो यहाँ पे आपसे कहा गया, आपसे क्वेश्चन केवल इतना आ सकता है कि दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। ठीक है, दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध ही ज़्यादातर पूछा जाता है। हम आपको थोड़ा सा दर्पण के बारे में एक्सप्लेन कर दें जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बात करें दर्पण दो प्रकार के होते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, ऐसे ही आप सिंपल भाषा पे समझ सकते हो। ठीक है, ये आपसे पेपर में नहीं आएगा, आप लोग केवल ऐसे रफली समझ लो। ठीक है, तो देखो दर्पण की बात करें, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण,
और दूसरा कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, दो प्रकार के दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो प्रकार के दर्पण होते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण इस टाइप से बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण पे ये जो आपका ये वाला तल होता है इसे बोलते हैं परावर्तक तल। ठीक है, ध्यान समझ लो, सही से आपको समझा दे थोड़ा सा। ठीक है, अवतल दर्पण पे जो ये वाला तल होता है इसे बोलते हैं परावर्तक तल। क्या बोलते हैं इसे, परावर्तक तल बोलते हैं। और इधर होती पालिशदार सतह। ठीक है, इधर होती पालिशदार सतह। ठीक है, दोनों का डिफरेंस थोड़ा थोड़ा आपको समझाई दे रहे हैं। ठीक है, और अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें इधर वाला तल पालिशदार सतह होती है और इधर क्या होता है, परावर्तक तल होता है। ठीक है, परावर्तक, सॉरी इसमें उत्तल दर्पण पे ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। देखो ये इधर की सतह पालिशदार सतह होती है और इधर वाला तल होता है परावर्तक तल। क्या होता है, परावर्तक तल। दोनों पे डिफरेंस समझ सकते हो। इसमें जो आपका मतलब उभरा हुआ भाग होता है वो पालिशदार सतह होती है और इधर वाला भाग परावर्तक तल होता है। लेकिन इसमें उभरा हुआ भाग जो उत्तल दर्पण होता है उसमें उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है और इधर वाले जो होता है उसे पालिशदार सतह बोलते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण इस टाइप से बनेगा हमेशा और उत्तल दर्पण हमेशा इस टाइप से बनेगा। ठीक है, बस ये आपको समझना है। और बात के लिए थोड़ा सा दर्पण के बारे में और थोड़ा आपको समझा दें। ठीक है, दर्पण जो होता है, ठीक है, मान लो ये आपका क्या है, अवतल दर्पण। इसमें ये जो आपको दिख रहा है, मान लो ये इसे नाम दिया M1 M2, ये यहाँ से यहाँ तक क्या नाम दे दिया, M1 M2। तो दर्पण में चाहे उत्तल हो या अवतल, इसमें जो M1 M2 होता है इसे क्या बोलते हैं, द्वारक। मतलब ये जो पूरा M1 M2 होता है इसे बोलते हैं दर्पण का द्वारक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। आप बात करें ये दर्पण का द्वारक होता है। अब यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होता है, एक होता है दर्पण का ध्रुव, यहाँ पे क्या होता है, P होता है दर्पण का ध्रुव। ठीक है, ध्यान समझो, ये M1 M2 द्वारक है। फिर यहाँ पे आपका एक होता है ध्रुव, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, P से उसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से इस ध्रुव से होकर जाने वाली एक रेखा होती है जिसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इस दर्पण के ध्रुव से जाने वाली एक रेखा होती है जिसे बोला जाता है मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष। ठीक है, और अगर मान ले कि ये दर्पण किसी गोले का भाग है, ठीक है, ये दर्पण जो है ये पूरा गोली दर्पण होता है। अगर ये मान ले किसी गोले का भाग है तो इसका एक केंद्र भी होता है जिसे बोला जाता है वक्रता केंद्र C। जिसे क्या बोला जाता है, वक्रता केंद्र C बोला जाता है। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, वक्रता केंद्र C बोला जाता है। इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या कहा हमने, ये जो आपका दर्पण होता है गोली दर्पण होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये क्या होते हैं, गोली दर्पण होते हैं। इस टाइप से पूरा अगर गोला ये बनता है तो इसका एक केंद्र जरूर होगा जिसे बोलेंगे वक्रता केंद्र। ठीक है, जैसे अवतल दर्पण तो इसका एक केंद्र होगा जिसे बोलेंगे कौन सा केंद्र, वक्रता केंद्र। और बात करें वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को क्या बोलते हैं, आर। वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र C है, ये ध्रुव, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को बोलते हैं आर। और इस आर को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। आर को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, आर को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है भैया, आर को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। आप बात करें आर वक्रता त्रिज्या होता है। और यहाँ पे ये अगर वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो आधी दूरी होती है उसमें होता है दर्पण का फोकस। उसमें क्या होता है, फोकस होता है F। ठीक है, F होता है फोकस। F क्या होता है, फोकस होता है। और दर्पण के ध्रुव और फोकस तक की दूरी को स्मॉल f बोलते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, दर्पण से ध्रुव तक की दूरी को स्मॉल f बोलते हैं, फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी। आपको शॉर्ट में हम यहाँ पे सब समझा रहे हैं। ठीक है, कि आपका क्या होता है। देखो सिंपल सी बात होती है। देखो पेपर में अगर बात करें तो ये आपकी परिभाषाएं अब तो नहीं आएंगी। ठीक है, कि आपको लेकिन समझा दे रहे हैं कि आपका क्या होता है। परिभाषा केवल इतनी पूछ ली जाती कभी कभी कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है। लेकिन हम आपको यहाँ पे दर्पण के बारे में समझा दे रहे हैं कि दर्पण क्या होता है। ठीक है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा कि उसको भी थोड़ा सा आ जाए। ठीक है, क्योंकि अब लास्ट टाइम बचा हुआ है, अब आपका नवंबर मंथ चल रहा है तो आप ज़्यादा आपके पास टाइम है नहीं, तो जितना आपके पास पेपर में आ सकता है उतना उतना हम आपको पूरा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल बात के दर्पण होता है, दर्पण का जो ये इसे बोलते हैं द्वारक। M1 M2 होता है दर्पण, इसे बोलते हैं द्वारक। आप दर्पण के बीच में यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसे बोलते हैं ध्रुव। यहाँ से एक जाने वाली रेखा होती है जिसे क्या नाम देते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, इसे नाम देते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसे, मुख्य अक्ष रेखा बोलते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब इसी मुख्य अक्ष पे आपको सारे बिंदु मिलेंगे। अब अगर बात करें दर्पण जो है गोली दर्पण, तो इसका कोई केंद्र भी होगा। तो मान लो इसका केंद्र है C, जिसे नाम दिया गया वक्रता केंद्र। अब इस दर्पण से
मतलब दर्पण के थ्रू P से इस वक्रता केंद्र तक की दूरी को बोलते हैं R, वक्रता त्रिज्या। और इस मतलब वक्रता केंद्र यहाँ पे, तो इसके आधी दूरी पे एक फोकस होता है F, ठीक है, F एक फोकस होता है। तो इस फोकस की और दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। ये सेम अवतल दर्पण पे भी होता है, उत्तल दर्पण पे भी होता है, दोनों दर्पणों पे इसी टाइप से होता है। आप जैसे पूछा जाता है दर्पण की त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो समझ लो, जब दर्पण का द्वारक आप समझे M1 M2, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो, तो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी क्या होती है, आप लोगों को हमने समझाया, फोकस दूरी होती F और वक्रता त्रिज्या होती R। तो दर्पण की जो फोकस दूरी F त्रिज्या की आधी होती है, मतलब F जो होती फोकस दूरी, वो वक्रता त्रिज्या R की क्या होती, आधी होती है, ठीक है। वो वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा फोकस क्या होता है, देखो वक्रता केंद्र तक की दूरी ये R है और फोकस क्या है, आधी दूरी पे है, ये F दूरी आधी है यहाँ से। तो ये आपका R जो होगा क्या होगा, R इक्वल टू 2F लिख सकते हो, या F क्या है, आधी दूरी है R की, इसलिए अगर R मान लो अगर 10 है, यहाँ पे अगर R 10 है तो F कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कैसे, जब R की जगह आप यहाँ पे 10/2 रखोगे, ठीक है, तब F आएगी 5। तो यहाँ से सिंपल सी बात ये आपको यहाँ पे समझाने के लिए समझा दिया कि अगर आपको मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें पता भी चल गई होंगी, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अगर आपसे मान लो क्वेश्चन अभी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तब आपको ये जरूरी पड़ेगा, ठीक है। तो इनको आप समझ सकते हो, क्या होता है वक्रता केंद्र, क्या होती है वक्रता त्रिज्या, क्या होती है फोकस दूरी, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा वो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी समझ गए कि आपका यहाँ से जो बताया गया आपसे परिभाषा पे, कि अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि मान लो दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो संबंध ये होता है F इक्वल टू R/2, ठीक है। F इक्वल टू संबंध क्या होता है, R/2, क्योंकि कहा गया कि जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, तो दर्पण की फोकस दूरी F जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहां से आप लिख सकते हो F इक्वल टू R/2, F इक्वल टू R/2, ठीक है, जहां F फोकस दूरी, R वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है। तो ये चीज हमने आपको समझा भी दिया था यहाँ पे कि मान लो ये दर्पण है, दर्पण में मान लो ये आपका ध्रुव है, ये आपका वक्रता केंद्र होगा और इसकी आधी दूरी पे फोकस होता है। तो ये दूरी अगर R है वक्रता त्रिज्या, तो ये आपका स्मॉल f होगा, क्या होगी, फोकस दूरी। मतलब ये जो आपका वक्रता त्रिज्या है ये ज़्यादा बड़ी होती है और फोकस दूरी इसकी आधी होती है, इसलिए F इक्वल टू होता है R/2, ठीक है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, ठीक है। तो ये चीज़ सिंपल सी भाषा में आपको समझ में आ गई होगी क्या होती है, ठीक है। केवल आपसे इसमें इतना ही पूछा जाता है, या आपसे ये भी पूछा जाता है दर्पण की मतलब आपका आवर्धन क्षमता भी अभी बात करेंगे। इसमें तो आपसे पेपर में इतना ही पूछा जा सकता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है। और आपसे पूछा नहीं जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हो, जो हमने यहाँ पे समझा दिया थोड़ा बड़ा कि फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ये हमने आपको समझा दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग आवर्धन, ठीक है, आवर्धन क्षमता। तो आप बात करते भैया रेखीय आवर्धन के बारे में, ठीक है। रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं, ये परिभाषा भी पेपर में पूछी जाती है, रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो देखो बात करें रेखीय आवर्धन की, तो कहा गया गोली दर्पण की मुख्य अक्ष से नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने आपको गोली दर्पण पढ़ाया था, ठीक है, मान लो इस टाइप से कोई गोली दर्पण अवतल दर्पण है मान लो, ठीक है। और आपको हमने बताया था यहाँ पे आपका क्या होता है, ध्रुव होता है P, ये M1 M2 द्वारक होता है इसका, ये ध्रुव से जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक वक्रता केंद्र C होगा, यहाँ पे आपका फोकस F होगा, ठीक है, इस टाइप से सिंपल है। आप मान लो यहाँ पे अगर आपका कोई आपके पास क्या रखी वस्तु, यहाँ पे मान लो कोई आपके पास वस्तु रखी है, इसको नाम भी दे सकते हो AB, इस वस्तु को नाम भी दे सकते हो, मान लो AB वस्तु यहाँ पे कोई रखी है, ठीक है। अब AB से जाने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो इस टाइप से जाकर क्या होती, फोकस से होकर गुजरती, ठीक है। मतलब मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली किरण जो होती है फोकस से होकर निकलती, ठीक है। तो और इसी टाइप से अगर बात करें जो आपकी फोकस से होकर जाने वाली किरण, इसी टाइप से अगर बात करें फोकस से होकर जो जाने वाली किरण होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है इस टाइप से, ठीक है। पहली किरण इस टाइप से गई और ये इस टाइप से आई, फिर दूसरी फोकस से होकर गई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जहाँ पे काटती, यहाँ पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, इसका आपका प्रतिबिंब बनता है। ये अगर AB था तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, AB का क्या हो जाएगा, यहाँ से AB अगर था तो यहाँ पे आपका हो जाएगा A डैश और यहाँ पे हो जाएगा B डैश, अर्थात B डैश A डैश उल्टा बनता है, ठीक है।
ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे जाके प्रतिबिंब बनता है। अब कहा गया कि गोली दर्पण की मुख्य अक्ष से नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई। अब मान लो गोली दर्पण की मुख्य अक्ष से नापी गई जो ये प्रतिबिंब की लंबाई होगी, ठीक है, जो प्रतिबिंब की यहाँ पे जितनी इस प्रतिबिंब की क्या होगी लंबाई, ये प्रतिबिंब कितना लंबा है, और जो वस्तु की लंबाई होगी ये वस्तु, इस वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई का जो अनुपात होगा उसे बोला जाता है रेखीय आवर्धन, और इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण की मुख्य अक्ष से नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, कहा गया ना कि मुख्य अक्ष से नापी गई जो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है उसे बोलते हैं रेखीय आवर्धन, और इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे बात करें अगर तो सूत्र होता है एम इक्वल टू सूत्र होता है आई अपॉन में ओ। एम इक्वल टू सूत्र क्या होता है आई अपॉन में ओ, जहाँ आई क्या होती है, आई होती है प्रतिबिंब की लंबाई, जहाँ आई प्रतिबिंब की लंबाई और ओ जो होती है ओ होती है वस्तु की लंबाई। ओ को बोलते हैं वस्तु की लंबाई। ठीक है, ओ को क्या बोलते हैं वस्तु की लंबाई। आई होती प्रतिबिंब की लंबाई, ओ होती वस्तु की लंबाई। और एक चीज यहाँ पे जान लो, इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर बात करें ध्रुव से आपकी जो प्रतिबिंब तक की दूरी होती है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं वी से। प्रतिबिंब की जो दूरी होती है ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी उसे वी से प्रदर्शित करते हैं। और बात करें अगर वस्तु तक की दूरी को, ठीक है, मतलब वस्तु तक की दूरी यहाँ कहाँ से ध्रुव से यहाँ से वस्तु तक की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होती है उसे बोलते हैं यू, और ध्रुव से जो आपका प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे बोलते हैं वी। तो यहाँ पर से अगर आप यू और वी के संबंध में भी आवर्धन का सूत्र लिख सकते हो। यू और वी के संबंध में भी आवर्धन का सूत्र होता है एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू। एम इक्वल टू सूत्र एक होता है माइनस का वी अपॉन में यू, जहाँ वी और यू भी जान लो, जहाँ वी प्रतिबिंब की दूरी और यू वस्तु की दूरी होती है। यू वस्तु की दूरी होती है। ठीक है, यू क्या होती है वस्तु की दूरी। आपका ये जो v है प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी। तो यहाँ से अगर m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू और m इक्वल टू आई अपॉन ओ होता है, यहाँ से या लिख सकते हो। ठीक है, इस टाइप से भी हो सकता है या इस टाइप से। तो अगर m इक्वल टू आई अपॉन ओ और m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है तो m सेम है तो ये और ये भी तो सेम हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस का वी अपॉन में यू। तो ये आपको तीन फॉर्मूले आवर्धन के याद कर लेने हैं, एम इक्वल टू आई अपॉन ओ, एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू और आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू। ठीक है, इस टाइप से समझ सकते हो कैसे फॉर्मूले आप लोग समझ लो। देखो पहले कहा गया था गोली दर्पण की मुख्य अक्ष से नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को आवर्धन बोलते एम। ठीक है, जहां आई प्रतिबिंब की लंबाई ओ वस्तु की लंबाई। अब कहा गया यहां से अगर आपको ध्रुव से जो प्रतिबिंब तक की दूरी होती है उसे v बोलते हैं और ध्रुव से जो वस्तु तक की दूरी होती है उसे u बोलते हैं। तो यहाँ से m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू भी फॉर्मूला होता है, जहाँ v प्रतिबिंब की दूरी और u क्या होती है वस्तु की दूरी होती है। ठीक है, जहाँ v आपकी प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी होती है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला है m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, यहाँ से m इक्वल टू आई अपॉन ओ। तो आप यहाँ से अगर m सेम है तो आई अपॉन ओ किसके बराबर हो जाएगा माइनस वी अपॉन यू के। तो ये होता है रेखीय आवर्धन। ठीक है, समझ सकते हो रेखीय आवर्धन क्या होता है, आपका प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन m बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपका रेखीय आवर्धन। आशा करते हैं सबको रेखीय आवर्धन के बारे में भी समझ में आ चुका है। ठीक है, तो सब लोग इसको भी नोट कर लो। आप बढ़ते हैं आगे देखते हैं। तो आप बात करते हैं भैया एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परिभाषा जो पेपर में पूछी जाती है, लेंस के प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। ठीक है, लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है और लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परिभाषा है, पेपर में हर साल आती है। ठीक है, और एक चीज़ जान लो, अभी जो जितने डेरिवेशन है इनकी बात हम वीडियो को लास्ट में करेंगे। तो सब लोग मतलब डेरिवेशन के बारे में सोच रहे हो तो डेरिवेशन लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपल बात करें लेंस के प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस की परिभाषा। सबसे पहले बात करते हैं लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है। ठीक है, प्रथम फोकस की परिभाषा की बात करें तो कहा गया मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं, उससे प्रथम फोकस कहते हैं। क्या कहा गया कि मुख्य अक्ष पर, ध्यान समझना, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है उसे प्रथम फोकस बोला जाता है। ठीक है, ध्यान से समझते हैं।
सिंपल मान लो ये आपके पास क्या है, एक हम बना लेते हैं सबसे पहले लेंस, ठीक है। इस टाइप से हम क्या बना लेते हैं, एक लेंस बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या बन गया, एक लेंस बन गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक लेंस। अब मान लो इस लेंस पे कहा गया, लेंस का यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसे नाम दिया जाता है प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। लेंस पे यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसे नाम देते हैं प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। क्या नाम देते हैं, प्रकाशिक केंद्र। इस प्रकाशिक केंद्र से जो जाने वाली रेखा होती है उस रेखा को नाम देते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। इसे नाम देते हैं मुख्य अक्ष। क्या नाम देते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और ये जो आपका है इसे क्या नाम देते हैं, इसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसे क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। अब बात करें अगर ये मुख्य अक्ष होता है, ये प्रकाशिक केंद्र, कहा गया परिभाषा आपके कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर यहाँ पे एक बिंदु स्थित होता है। कहा गया मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर चलने वाली किरणें, अगर यहां से होकर जो चलने वाली प्रकाश किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, इस टाइप से यहां से चलती हैं प्रकाश किरणें, देख सकते हो इस टाइप से यहां से प्रकाश किरणें चलती हैं। और ये जो प्रकाश किरणें होती हैं जब आपका इस बिंदु से चलती है तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। और इस टाइप से किरणें चली जाती है। समांतर का मतलब जैसे मुख्य अक्ष इस टाइप से तो किरणें भी इस टाइप से, तो इस टाइप से ये आपका समांतर हो जाती है, ठीक है। इस टाइप से ये आपका समांतर हो जाती है। प्रकाशिक केंद्र तो आप लोग समझ गए। इस टाइप से ये आपका समांतर होती चली जाती है, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से आपका क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। मतलब सीधी सी बात कही गई कि आपका मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिससे होकर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को नाम देते हैं लेंस का प्रथम फोकस। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे F1 आपके पास क्या है, लेंस का प्रथम फोकस है। इतनी लंबी ना करो, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे लेंस का प्रथम फोकस है F1। ध्यान से समझो, सिंपल था, लेंस है ये, ठीक है। लेंस का ये जो बीच वाला बिंदु इससे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। और इस प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। अब अगर आपसे कहा गया मुख्य अक्ष पर एक स्थित ऐसा बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, देखो इससे प्रकाश किरणें निकल रही, इससे जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन, अपवर्तन कब होगा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाओगे। तो एक माध्यम से अब दूसरे माध्यम में जाओगे तो अपवर्तन के बाद ये किरणें क्या होती हैं, इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो आपका उस बिंदु को नाम देते हैं लेंस का प्रथम फोकस, ठीक है। और इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। आप बात करें लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है, तो इसकी परिभाषा ये कहती है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। सिंपल मान लो ये आपके पास कोई लेंस है इस टाइप से, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक लेंस है, ठीक है। इसमें भी प्रकाशिक केंद्र उसी टाइप से, बीच वाला पॉइंट प्रकाशिक केंद्र, और बीच से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। यहां से जाने वाली रेखा को क्या नाम देंगे, मुख्य अक्ष नाम देंगे। अब कहा गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, अब की बार कहा गया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, इस मुख्य अक्ष के यहां से समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी, ठीक है, इस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो भी प्रकाश की किरणें होंगी वो क्या होंगी, ठीक है। कहा गया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जब अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस भी बिंदु पे, मुख्य अक्ष के जिस भी बिंदु पे इस टाइप से मिलेंगी उस बिंदु को नाम दिया जाएगा क्या, उस बिंदु को नाम दिया जाएगा क्या, उस बिंदु को नाम दिया जाएगा लेंस का द्वितीय फोकस। उस बिंदु को नाम दिया जाएगा लेंस का द्वितीय फोकस F2। ये बात कही गई है, ठीक है। यहाँ पे इसे बना लो कि आपकी किरणें जा रही हैं ये, ठीक है। ये आप लोग सही से बना लेना, ये किरणें आपकी इस टाइप से जा रही हैं, ठीक है। आपको चित्र बना देना है जब पेपर में आए, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। सिंपल देख सकते हो, इसमें परिभाषा में कहा गया कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस पे पड़ने के पश्चात जब अपवर्तन होता है, अपवर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो उस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस F2 बोलते हैं। और प्रथम फोकस पे ये था कि मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। मतलब उसी टाइप से प्रथम फोकस में है कि उससे जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, द्वितीय फोकस पे है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिले उसे द्वितीय फोकस।
फोकस। बस सिंपल सी परिभाषा है, लेंस के प्रथम फोकस और लेंस के द्वितीय फोकस ही। आशा करते हैं दोनों परिभाषा आपको समझ में होंगी। इसी टाइप से देखो चित्र थोड़ा बड़ा बनाना है, यहाँ पे जगह थोड़ा कम थी, नीचे दिखेगा नहीं आपको, तो इसलिए हमने ऐसे छोटा बना दिया। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसी टाइप से बड़ा बना लेना इसको भी। ठीक है, तो ये लेंस का प्रथम फोकस, ये लेंस का द्वितीय फोकस, इसको आप लोग समझ चुके हो। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं आगे। तो आप बात करते भैया अगला टॉपिक हमारा। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि प्रिज्म किसे कहते हैं और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण में क्या संबंध होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके पास कि प्रिज्म किसे कहते हैं और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण में क्या संबंध होता है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो बात करें प्रिज्म क्या होता है। देखो इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछा आता है, तो उसकी बात हम वीडियो को लास्ट पे करेंगे। डेरिवेशन जितने भी है उनकी बात वीडियो को लास्ट में होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म के अपवर्तनांक और आपका प्रिज्म के अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण। ठीक है, इसमें क्या संबंध होता है, इसमें आपको संबंध भी बताना होता है। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले प्रिज्म क्या होता है, तो देखो हमने यहाँ पे परिभाषा लिखी। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म क्या होता है, पारदर्शी होता है, जिसपे आप आर पार देख सकते हो। तो कहा गया प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है और इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच बने कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, प्रिज्म जो होता है दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है, दो मतलब समतल पृष्ठों से घिरा होता है जिन्हें अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं, और इनके बीच जो कोण बना होता है उसे अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण बोलते हैं। और प्रिज्म जो होता है पारदर्शी होता है, इसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखो क्या कहा गया है कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, मतलब ये एक पारदर्शी होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। देखो ये कैसे होता है, ये इस टाइप से मान लो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ये यहां पे जो कोण बनता है इसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ये आपके क्या है, दो समतल पृष्ठ, दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है, इस टाइप की आपकी प्रिज्म की संरचना होती है, इस टाइप से त्रिभुज की तरह। ठीक है, ये आपका प्रिज्म होता है और ये पारदर्शी होता है। ठीक है, प्रिज्म कैसा होता है, पारदर्शी होता है, आप इसके आर पार देख सकते हो। ठीक है, आप इसके आर पार देख सकते हो। और बात करें ये जो यहाँ पे कोण बनता है इसे बोलते हैं अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण। ठीक है, अपवर्तक कोण बोलते हैं या प्रिज्म कोण बोलते हैं। और ये जो दो पृष्ठ होते हैं ये वाला और ये वाला, इसे बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं इसे, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है और इनके बीच एक कोण का निर्माण होता है जिससे प्रिज्म कोण या क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोण बोलते हैं। और इस प्रिज्म कोण को ए से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या लिखा था, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है और इन पृष्ठों, ये जो एक पृष्ठ ये और एक पृष्ठ ये, इन दोनों पृष्ठों को क्या नाम देते हैं, अपवर्तक पृष्ठ नाम देते हैं तथा इनके बीच बने कोण को क्या नाम देते हैं, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण नाम देते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है प्रिज्म की परिभाषा। आप बात करें प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो आप बात करते हैं, यहाँ से संबंध लिखते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं क्या कि प्रिज्म का अपवर्तनांक, ठीक है, पदार्थ के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक n तथा प्रिज्म कोण a में संबंध, तथा प्रिज्म कोण ए में संबंध। ठीक है, पदार्थ के अपवर्तनांक n तथा प्रिज्म कोण a में क्या संबंध होता है। संबंध की सबसे पहले बात करें, ये संबंध आपसे पेपर में पूछा भी जाता है तो आपको इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n तथा प्रिज्म कोण a में संबंध। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन में साइन a बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है साइन a प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन में साइन a बाई 2। इसे बोलते हैं डेल, क्या बोलते हैं, डेल, m लगा तो डेल m। ठीक है, ये होता है पदार्थ के अपवर्तनांक n और आपका जो प्रिज्म कोण a है उसमें संबंध। यहां पे आप लिख सकते हो जहां a प्रिज्म कोण, जहां a को बोलते हैं प्रिज्म कोण। ठीक है, a को क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं, प्रिज्म कोण, ए को प्रिज्म कोण बोलते हैं। और डेल एम जान लो, डेल एम क्या है, डेल एम बोलते हैं इसे विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण या विचलन कोण। ठीक है, अल्पतम विचलन ही लिख लो, अल्पतम विचलन कोण बोलते हैं, अल्पतम
विचलन कोण, ठीक है, अल्पतम विचलन कोण होता है ये, अल्पतम विचलन कोण, ठीक है। डेल एम क्या होता है, अल्पतम विचलन कोण होता है। और एन क्या होता है, पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, एन होता है अपवर्तनांक, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है आपका प्रिज्म के अपवर्तनांक एन और जो प्रिज्म कोण ए होता है इसमें संबंध का वो होता है एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बटे में साइन ए बाई टू, जहाँ ए प्रिज्म कोण, डेल एम अल्पतम विचलन कोण और एन क्या है, अपवर्तनांक है, ठीक है। तो और एक फॉर्मूला और याद कर लेना, ये पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र, पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र पूछ लेता है, पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण, ठीक है। पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण क्या होता है, इसका सूत्र पूछ लिया जाता है। तो पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र जान लो क्या होता है, ठीक है। पतले प्रिज्म के लिए जो विचलन कोण का सूत्र होता है वो होता है आपका डेल एम इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए, ये सूत्र होता है पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का, ठीक है। डेल एम इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए, ये आपको न्यूमेरिकल्स पे यूज आएगा, इसलिए दोनों फॉर्मूले तैयार कर लेना। पदार्थ के अपवर्तनांक एन तथा प्रिज्म कोण ए में क्या संबंध होता है, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बटे में साइन ए बाई टू। और पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण होता है डेल एम इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए। और आपका यहाँ पे ए क्या है, प्रिज्म कोण, डेल एम क्या है, अल्पतम विचलन कोण, एन क्या है, अपवर्तनांक। आपसे यही पूछा जाता है प्रिज्म की परिभाषा और इसके ये आपके फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आपको लास्ट पे बताएंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। तो ये वाला टॉपिक हो गया, इसको भी नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, ठीक है। तो आप बात करते भैया अगला टॉपिक वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण की परिभाषा एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख सकते हो क्या पूछा जाता है आपसे कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं और वर्ण विक्षेपण का कारण लिखिए, ठीक है। वर्ण विक्षेपण घटना जो होती है क्या होती है और इस वर्ण विक्षेपण का कारण क्या होता है, ठीक है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो देख सकते हो पढ़ते वर्ण विक्षेपण की परिभाषा, यहाँ पे लिखा गया जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, ठीक है। जब किसी भी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपवर्तन के बाद श्वेत प्रकाश अपने अव्ययी रंगों में विभाजित हो जाता है, अर्थात 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है, ठीक है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब कि मान लो आपके पास जो पारदर्शी प्रिज्म है, अगर आप उससे किसी भी श्वेत प्रकाश को गुजारते हो तो उससे होता क्या है, ये जब श्वेत प्रकाश इससे गुजरता है तो श्वेत प्रकाश मतलब जब गुजरता है तो वो अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। 7 रंग कौन कौन से होते हैं, 7 रंग होते हैं विबग्योर, ठीक है। वी फॉर वायलेट और आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू और आपका जी फॉर ग्रीन और वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और रेड, ठीक है। देख सकते हो विबग्योर, ठीक है। वी आपका बैंगनी, इंडिगो आपका जामुनी, ब्लू आपका नीला, ग्रीन आपका हरा, येलो आपका पीला, ऑरेंज आपका नारंगी और रेड आपका लाल। इस टाइप से 7 रंगों में श्वेत प्रकाश विभाजित होता है। देख सकते हो ये जैसे कोई प्रिज्म है, जब इस प्रिज्म में श्वेत प्रकाश, इसमें जब श्वेत प्रकाश को इससे गुजारा जाता है तो ये अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। देख सकते हो विबग्योर में, ठीक है। वी होता है बैंगनी, आई होता है जामुनी, वी का मतलब वायलेट होता है, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, इस टाइप से। तो इस टाइप से 7 रंग होते हैं श्वेत प्रकाश के, ठीक है। आपने देखा है श्वेत प्रकाश के 7 रंग होते हैं विबग्योर, ठीक है। ट्रिक भी इसकी याद करने के, विबग्योर, ठीक है, पढ़ सकते हो विबग्योर, ठीक है। वी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो मतलब वर्ण विक्षेपण की बात है, जब किसी भी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो अपने 7 रंगों में, श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और इस घटना को क्या बोला जाता है, इस घटना को बोला जाता है वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। वही चीज कहा गया, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपवर्तन के बाद श्वेत प्रकाश अपने अव्ययी रंगों में विभाजित हो जाता है, अर्थात 7 रंगों की पट्टी बन जाती है और इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। देख सकते हो इस टाइप से, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ये हो गया। अब बात आती है वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है, ये वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होती है, ठीक है। तो बात करें अगर वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होती है, तो ये जो श्वेत प्रकाश के 7 अलग अलग रंग हैं, इनका जो अपवर्तनांक होता है, जैसे बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इन सबका अपवर्तनांक अलग अलग होता है, ठीक है। सभी प्रिज्म के लिए, मतलब जब अगर बैंगनी रंग का प्रकाश गुजारोगे तो उसके लिए अपवर्तनांक अलग आएगा, जामुनी रंग का निकालोगे तो उसके लिए अपवर्तनांक अलग आएगा, मतलब सभी रंगों के लिए प्रिज्म में उसका अपवर्तनांक क्या होगा, अलग होगा। यही कारण होता है वर्ण विक्षेपण का।
सकते हो यहाँ पे हमने वर्ण विक्षेपण का कारण भी लिखा कि वर्ण विक्षेपण किस कारण से होता है। ठीक है, तो कारण पढ़ सकते हो कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ध्यान से पढ़ना, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है, इसी कारण वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। मतलब जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है वो अलग, जैसे ये सभी अलग अलग रंग है, इन सभी रंगों के लिए अलग अलग होता है, इसी कारण से ये वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं और वर्ण विक्षेपण की घटना किस कारण से होती है, तो आप इस टाइप से परिभाषा लिख सकते हो। ये चित्र चाहना तो बना देना और इस टाइप से वर्ण विक्षेपण का कारण हेडिंग डाल के या कारण हेडिंग डाल के आपको ये लिख देना है। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको वर्ण विक्षेपण के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको भी सब लोग नोट कर सकते हो। आप बात करते हैं अगला टॉपिक। आप देखो भैया अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। ठीक है, सॉरी वर्ण विक्षेपण तो हो गया, अब कोणीय विक्षेपण के बारे में बात करते हैं। वर्ण विक्षेपण आप लोग समझ चुके थे। वर्ण विक्षेपण की घटना क्या होती है, जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है और इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब बात है कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं। ठीक है, ये ऐसी ऐसी परिभाषा है जो पेपर में हर साल आती है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण हो गया, कोणीय विक्षेपण हो गया, फिर इसके बाद कोणीय विक्षेपण क्षमता है, ये सभी परिभाषा एग्जाम में हर साल आती है। ठीक है, चाहे आप पिछले वर्ष के पेपर देखना, आपको ये परिभाषाएं मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप बात करते हैं कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं। तो देखो लिखा है हमने, प्रिज्म से निकलने वाली विभिन्न रंगों की किरणों में से किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच विचलन कोण को कोणीय विक्षेपण कहते हैं और इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा गया, ध्यान समझो, प्रिज्म से निकलने वाली विभिन्न रंगों की किरणों में से किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच विचलन कोण। ध्यान समझो, आपने क्या देखा था, कोई प्रिज्म है, जब उस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में इस टाइप से विभाजित हो जाता है। ठीक है, 7 रंगों में विभाजित होता है। अब ये जो निकलने वाली, ये जो 7 रंगों से निकलने वाली ये जो किरणें हैं, इन्हें बोला जाएगा क्या, निर्गत किरणें। अब ये जो निर्गत किरणें आपकी पता है कौन कौन से रंग की थी, विबग्योर इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आपकी 7 रंगों की थी। ठीक है, विबग्योर से। तो सिंपल ये जो निर्गत किरणें हैं, इनमें से किन्हीं दो किरणों के बीच के विचलन कोण को क्या बोलते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। पढ़ो भाई भाषा, प्रिज्म से निकलने वाली विभिन्न रंगों की किरणों में से किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणें, निर्गत का मतलब निकलने वाली किरणें, किन्हीं दो रंगों की निकलने वाली किरणों या निर्गत किरणों के बीच जो विचलन कोण होगा उसे बोलेंगे कोणीय विक्षेपण। उसे क्या बोलेंगे, कोणीय विक्षेपण। और इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरा तो 7 रंगों में विभाजित हुआ, उन्हीं 7 रंगों में वही निकलने वाली जो 7 रंग है, निकलने वाली किरणों के जो 7 रंग है, उन्हीं में से किन्हीं दो किरणों के बीच के विचलन कोण को क्या बोलते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक है, कहा गया ना, उन्हीं किरणों के बीच विचलन कोण को कोणीय विक्षेपण बोलते हैं और इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। आप मान लो जैसे दो निर्गत किरणों की बात की गई, मान लो हम दो निर्गत किरणों में से कोई भी रंग ले सकते हैं, जैसे मान लो बैंगनी और लाल रंग ले ले, तो इसके लिए जो सूत्र हो जाएगा थीटा इक्वल टू हो जाएगा डेल वी माइनस डेल आर। ये सूत्र हो जाएगा थीटा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर, जहां थीटा है आपका कोणीय विक्षेपण और डेल वी की बात करें जहां डेल्टा वी या डेल वी कुछ भी पढ़ सकते हो। डेल वी क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण, वी का मतलब वायलेट अर्थात बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण, बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण, के लिए विचलन कोण। ठीक है, और ये डेल आर क्या हो जाएगा, लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए क्या हो जाएगा, विचलन कोण। ठीक है, लाल रंग के लिए विचलन कोण। ठीक है, मतलब कि आपसे कहा गया वो जो निर्गत होने वाली किरणें, उनमें से किन्हीं दो रंगों की किरणों के बीच के विचलन कोण को, उनके बीच का विचलन कोण कैसे निकलेगा, मान लो दो रंग है बैंगनी और लाल, तो उनको दोनों घटाना होगा तो बीच का विचलन कोण निकलेगा। तो थीटा क्या हो गया, डेल वी माइनस डेल आर, जहां थीटा को बोलते हैं क्या, कोणीय विक्षेपण। ठीक है, थीटा को क्या बोलते हैं, कोणीय विक्षेपण। आप जैसे आपने अभी विचलन कोण के पदों में फॉर्मूला निकाला कोणीय विक्षेपण का, अगर आप क्या करना चाहो, आप करना चाहो, मान लो आप निकालना चाहो फॉर्मूला जो है अपवर्तनांक के पदों में, n के पदों में, तो यहां से आप अपवर्तनांक के पदों में भी निकाल सकते हो। क्योंकि आपको पता है अगर हम यहां से डेल का फॉर्मूला अभी हमने बताया था, पतले प्रिज्म के लिए सूत्र होता है n-1 × a, ये वाला सूत्र अभी बताया था आपको। तो इसी सूत्र से अगर बैंगनी रंग के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, डेल वी इक्वल टू n v-1 × a। डेल वी का मतलब बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण, इसका मतलब बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक nv का मतलब -1 × a। ये हो जाएगा क्या, डेल वी। और अगर डेल आर की बात करें, रेड वाले की, लाल वाले की, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, nr
-1 इंटू ए, और इसे समीकरण 2 मान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से अगर थीटा का मान निकाले तो थीटा कितना हो जाएगा, जो कोणीय विक्षेपण है डेल वी की जगह कितना हो जाएगा, NV-1 इंटू ए, और अब डेल वी -1 इंटू ए, और आपका यहाँ से आपका ये जो डेल आर है, डेल आर की जगह क्या हो जाएगा, NR-1 इंटू ए। ठीक है, ध्यान से समझो कैसे आया, सिंपल हमने कहा ये हम अपवर्तनांक के पदों में निकाले, एन का मतलब अपवर्तनांक, डेल का मतलब विचलन कोण। ठीक है, तो ये डेल वी क्या है, बैंगनी रंग वाला विचलन कोण, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NV-1 इंटू ए। डेल आर क्या है, लाल रंग के लिए विचलन कोण, तो इसका NR-1 इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ से ये जो फॉर्मूले है ना इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल में काम देंगे, इसलिए फॉर्मूले तैयार करना है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू NV-1 इंटू ए माइनस NR-1 इंटू ए। आप दोनों में ए है, अगर यहाँ से ए को हम कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बच जाएगा, NV-1, और ये माइनस है तो इस कारण से माइनस का NR के साथ होगा तो NR, और ये माइनस मिलके +1 और बाहर A। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा कि नहीं, देखो A को हमने ले लिया दोनों में से कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, NV-1 माइनस NR, और ये माइनस मिलके +1 हो गया। ठीक है, यहाँ से बात क्या, -1 +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा NV-NR, और यहाँ पे बाहर ए। ठीक है, ये हो जाएगा कोणीय विक्षेपण का सूत्र, थीटा इक्वल टू NV-NR इंटू ए, थीटा इक्वल टू NV-NR इंटू ए। ठीक है, ये कोणीय विक्षेपण का सूत्र आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल कोणीय विक्षेपण का सूत्र आ जाएगा। अगर यहाँ से आपको इतना तो पता होगा, NV क्या है, NV है बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, NR क्या है, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक। आप चाहो तो लिख सकते हो NV बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक है। ठीक है, NV क्या है, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक है, NR क्या है, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक है, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक। ठीक है, NR क्या है, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक है। और A को तो सब लोग जानते हो, A क्या है बताओ, A है प्रिज्म कोण, A को बोलते हैं प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। ठीक है, A क्या चीज़ है, प्रिज्म कोण। ठीक है, A है प्रिज्म कोण, ये प्रिज्म कोण है, NV बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, NR लाल रंग के लिए अपवर्तनांक। देखो ये सारे फॉर्मूले, ये जो ये वाला फॉर्मूला निकल के आया, ये वाला फॉर्मूला, ये आपको न्यूमेरिकल में काम देंगे, इसलिए आपको ये बता दिया। मेन तो फॉर्मूला ये था, थीटा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर, मतलब कोणीय विक्षेपण क्या होता है कि किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच विचलन कोण का जो अंतर होता है उसे बोलते हैं कोणीय विक्षेपण। जैसे डेल वी माइनस डेल आर क्या हुआ, कोणीय विक्षेपण हुआ। डेल वी का मतलब बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण, डेल आर का मतलब लाल रंग के लिए। अगर आप यहाँ से अपवर्तनांक के पदों में निकालना चाहो तो इस टाइप से ये आपका फॉर्मूला आ सकता है। ये फॉर्मूला पता है ना कहाँ से आया था, डेल इक्वल टू N-1 इंटू ए से। ठीक है, पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र। ठीक है, वहीं से ये वाला फॉर्मूला आया था। तो इस टाइप से आपको पूछा जाएगा कोणीय विक्षेपण, तो आप कोणीय विक्षेपण के बारे में बता सकते हो। अब अगला टॉपिक है आपका कोणीय विक्षेपण क्षमता, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब उसको भी देख लेते हैं, कोणीय विक्षेपण क्षमता। तो अब बात करते भैया वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं? ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका जो फॉर्मूला वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करें वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, तो हमने लिखा जब श्वेत प्रकाश को एक पतले प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब किसी श्वेत प्रकाश को एक पतले प्रिज्म से गुजारा जाता है तो बैंगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच कोणीय विक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। जब भी किसी श्वेत प्रकाश को एक पतले प्रिज्म से गुजारा जाता है तो बैंगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच जो कोणीय विक्षेपण होता है तथा मध्यवर्ती किरण के लिए जो विचलन कोण का अनुपात होता है उसे बोलते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण क्षमता। और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे क्या लिख लोगे? इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और ओमेगा का जो सूत्र आता है, सूत्र भी जान लो, ओमेगा का सूत्र आता है थीटा अपॉन में डेल वाई, थीटा अपॉन में डेल वाई। ये ओमेगा का सूत्र होता है थीटा अपॉन डेल वाई, जहां थीटा को बोलते हैं बैंगनी तथा लाल रंग के बीच वर्ण विक्षेपण, जहां थीटा जो है बैंगनी तथा लाल रंग की किरणों के बीच क्या है? वर्ण विक्षेपण है, जो अभी आपने निकाला था वर्ण विक्षेपण, इससे पहले पढ़ा था ना, बैंगनी तथा लाल रंग की किरणों के बीच का आपका जो विचलन कोण का अंतर था उसे वर्ण विक्षेपण बोला गया था। और डेल वाई यहाँ पे क्या है? डेल वाई है पीले रंग के लिए विचलन कोण, पीले रंग के लिए विचलन कोण। ये मध्यवर्ती किरण की बात हुई ना, इसलिए पीले रंग के लिए,
पीले रंग के लिए विचलन कोण, विचलन कोण, ये पीले रंग के लिए विचलन कोण है। ठीक है, कहा गया था जब श्वेत प्रकाश को एक पतले प्रिज्म से गुजारा जाता है तो बैंगनी तथा लाल रंग के बीच विचलन कोण, ठीक है, लाल रंग की निर्गत किरणों के बीच कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण, ये आपका क्या है, कोणीय विक्षेपण है, सॉरी यार, कोणीय विक्षेपण। ठीक है, अभी थीटा पढ़ा है ना, कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण। ठीक है, इसी के तो अभी सूत्र हमने निकाले थे। कोणीय विक्षेपण का पहला सूत्र आया था डेल वी माइनस डेल आर, ये वाला सूत्र एक आया था, और एक सूत्र आया था थीटा इक्वल टू एन वी माइनस एन आर इंटू ए। ये दो सूत्र अभी तो निकाल लो कोणीय विक्षेपण के। ठीक है, तो यही बात है थीटा की। डेल वी का मतलब होता है बैंगनी रंग तथा लाल रंग के बीच जो कोणीय विक्षेपण है। ठीक है, तो वही चीज कहा गया जब श्वेत प्रकाश को पतले प्रिज्म से गुजारा जाता है तो बैंगनी तथा लाल रंग की निर्गत किरणों के बीच कोणीय विक्षेपण थीटा तथा मध्यवर्ती किरण, जो मध्यवर्ती किरण को मान लिया गया पीले रंग की है, तो मध्यवर्ती किरण के लिए विचलन कोण का अनुपात डेल वाई को वर्ण विक्षेपण क्षमता बोलते हैं। तो इसलिए सूत्र हुआ ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन डेल वाई, जहां ओमेगा को बोलते हैं कुल आपका वर्ण विक्षेपण क्षमता, सॉरी ओमेगा को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता, थीटा को बोलते हैं कोणीय विक्षेपण, डेल वाई को बोलते हैं पीले रंग के लिए विचलन कोण। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसके मान रखते हो ओमेगा इक्वल टू थीटा, थीटा की जगह अगर ये वाला सूत्र रखते हो एन वी माइनस एन आर इंटू ए, एन वी माइनस एन आर इंटू ए, और अगर डेल वाई की जगह भी आपको सूत्र तो पता है डेल इक्वल टू होता है एन माइनस वन इंटू ए, ये वाला सूत्र पता है ना आपको, डेल इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए। तो यहाँ पर से अगर हम यहाँ पे वाई के लिए रखें तो डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन वाई माइनस वन इंटू ए, एन वाई माइनस वन इंटू ए, यही तो सूत्र होगा। अगर यहाँ पे y के लिए आ जाए तो डेल वाई इक्वल टू एन वाई माइनस वन इंटू ए, तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा का जो सूत्र आ जाएगा एन वी माइनस एन आर अपॉन में एन वाई माइनस वन, ये आपका सूत्र निकल के आ जाएगा। ठीक है, और आपको इतना तो सबको पता है ओमेगा क्या चीज़ है, वर्ण विक्षेपण क्षमता है, एन वी क्या चीज़ है, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, एन आर क्या चीज़ है, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, एन वाई क्या है, पीले रंग के लिए अपवर्तनांक, वाई फॉर येलो, वी फॉर वायलेट, आर फॉर रेड। ठीक है, तो ये चीज़ होता है वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। वर्ण विक्षेपण हो गया और आपका कोणीय विक्षेपण हो गया और वर्ण विक्षेपण क्षमता, तीनों परिभाषा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो इनको तैयार अच्छे से कर लेना। ठीक है, मतलब जितने टॉपिक आपको इसमें पढ़ा रहे हैं सभी जितने पेपर में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट सारे आपको इस वीडियो पे हमने कराए हैं। ठीक है, इसलिए कहा था वन शॉट पे पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है आपको, अच्छे से आपको एक एक टॉपिक को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लो। अब बात करते हैं अगला टॉपिक। तो दोस्तों आप बात करते हैं बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, इससे बहुत प्रश्न पेपर में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देख सकते हो बात करते हैं आवर्धन क्षमता, और इससे आपको ये पूछा जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, और सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसते हैं। अब ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी, अभी आप कहोगे भैया आपने तो पढ़ा है नहीं, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, इसके वीडियोज की बात अभी आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी जो आवर्धन क्षमता है उसको पढ़ लेना है। इस पर हमने आपको वही टॉपिक पढ़ा है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब केवल अभी बचे क्या, डेरिवेशन। डेरिवेशन की बात हम अभी आपको बताएंगे कि वो डेरिवेशन आपको कहाँ मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं आवर्धन क्षमता को। ठीक है, बात करें प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो देखो हमने लिखा परिभाषा समझो पहले, किसी प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के केवल आंख से देखने पर वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं और इसे m से प्रदर्शित करते हैं। देखो बात करें प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र का कार्य यह होता है जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या सरल सूक्ष्मदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी है। ठीक है, इससे हम क्या देखते हैं, वस्तु को देखते हैं और देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। ठीक है, ये चीज इसमें बात होती है जो कि हम आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और बात करें इसमें कहा गया किसी प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब, जो प्रकाशिक यंत्र के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा उसके द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण। ठीक है, जब हम आंख से प्रतिबिंब को देखते हैं तो उसमें क्या बनता है, दर्शन कोण बनता है। तो वही चीज कहा गया किसी प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के केवल आंख से देखने पर, जब बिना यंत्र
करके बिना प्रकाशीय केंद्र के हम लोग केवल आंख से देखते हैं, तब उसके द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं और इसे m से प्रदर्शित करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, m बराबर जो होता है, m बराबर सूत्र होता है, पहले तो प्रकाशीय केंद्र द्वारा आंख से बना दर्शन कोण, जब प्रकाशीय केंद्र से आंख से देखते हैं तब उसमें प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, और फिर बिना प्रकाशीय केंद्र के आंख द्वारा बना दर्शन कोण जो होता है उसका जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं आवर्धन क्षमता m। ठीक है, m का सूत्र होता है जो आपका प्रकाशीय केंद्र से जो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है वो होता है पहले प्रकाशीय केंद्र द्वारा आंख पर बना मतलब जो हम लोग प्रकाशीय केंद्र से देखते हैं, आंख से अपनी प्रकाशीय केंद्र लगा के देखोगे तब उससे जो आंख पर बना दर्शन कोण होगा, और बिना प्रकाशीय केंद्र के जो आंख पर बना दर्शन कोण होगा उसका जो अनुपात होगा उसे आवर्धन क्षमता m बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा पढ़ सकते हो, किसी प्रकाशीय केंद्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के केवल आंख से देखने पर वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता बोलते हैं। यही परिभाषा और इसे m से प्रदर्शित करते हैं। आप देखो, आवर्धन क्षमता की परिभाषा पूछी जाती तो ये लिख सकते हो, और अगर इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो आप लिख सकते हो m बराबर प्रकाशीय केंद्र से आंख पर बना दर्शन कोण तथा बिना प्रकाशीय केंद्र से आंख पर बना दर्शन कोण, और बीच में अनुपात लगे। मतलब इस टाइप से m बराबर आपको इस टाइप से लिखना है, पहले ऊपर लिखना है क्या, m बराबर ऊपर साइड लिख देना है प्रकाशीय केंद्र से आंख पर बना दर्शन कोण और बिना बटे में बिना प्रकाशीय केंद्र से आंख पर बना दर्शन कोण, इसके अनुपात को ही आवर्धन क्षमता बोलते हैं। अब बात करें, देखो इससे आपके क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, मान लो पूछ लिया गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बताओ। ठीक है, एक आपका बनता है जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तब आवर्धन क्षमता का सूत्र बताओ, जब अंतिम प्रतिबिंब जो अनंत पर बने तब आवर्धन क्षमता का सूत्र बताओ। तो ये सूत्र बहुत पूछे जाते हैं, तो इनके सूत्र इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, इनसे न्यूमेरिकल भी आपके आते हैं, तो इसलिए आपको इनके सूत्र हमने यहाँ पे लिखे, आपको इनको समझना है। ठीक है, अगर बात करें सबसे पहले सरल सूक्ष्मदर्शी, इनको आपको पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिससे आपको फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने, देखो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे d बोलते हैं। ठीक है, जब कहा गया अगर मान लो सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब प्रतिबिंब जो हो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है तब जो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है, याद कर लेना, m इक्वल टू होता है 1 प्लस डी अपॉन में f। क्या सूत्र होता है, m इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन f, जहां d को बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d। ठीक है, और f क्या होता है, फोकस दूरी, f को बोलते हैं फोकस दूरी, m होता है आवर्धन क्षमता, d होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और f फोकस दूरी। दूसरी कंडीशन ये होती है अगर प्रतिबिंब जो अंतिम प्रतिबिंब हो वो कहां बने, अनंत पे। पहली कंडीशन ये कि न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब ये सूत्र होता है ये वाला, और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तब सूत्र होता है m इक्वल टू डी अपॉन एफ, केवल 1 हट जाता है। ठीक है, ये होता है सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। अब इसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाले सूत्र भी समझ लो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं, एक अभिदर्शक लेंस होता है जिसे ऑब्जर्वर लेंस बोलते हैं इंग्लिश पे, और एक लेंस होता है नेत्रिका लेंस। ठीक है, तो उसे आपका IE से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो जब प्रतिबिंब D पर बने, D पर बने हमने इसलिए लिखा क्योंकि D को बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर प्रतिबिंब बने तब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र याद कर लो, m इक्वल टू माइनस का VO अपॉन UO और कोष्टक में 1 प्लस डी अपॉन FE। ठीक है, m इक्वल टू माइनस का VO अपॉन UO कोष्टक में 1 प्लस डी अपॉन FE। VO, O का मतलब हमने बताया, O का मतलब समझ लेना अभिदर्शक वाला लेंस, O का मतलब अभिदर्शक वाला लेंस, और जहां पे E लिखा, E का मतलब होता है नेत्रिका लेंस। दो लेंस होते हैं अभिदर्शक और नेत्रिका, O का मतलब अभिदर्शक लेंस और E का मतलब नेत्रिका लेंस। तो m इक्वल टू माइनस का VO अपॉन UO कोष्टक में 1 प्लस डी अपॉन में FE। और जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही है, ध्यान समझना, जब प्रतिबिंब D पर बनता है तो आवर्धन क्षमता का सूत्र ये होता है m इक्वल टू माइनस का VO अपॉन UO कोष्टक में 1 प्लस डी अपॉन FE। और तब सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है उसका सूत्र होता है L इक्वल टू VO प्लस UE। ठीक है, इसमें सूक्ष्मदर्शी की लंबाई भी आप याद कर लेना कि जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब D पर बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे, तब सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है L इक्वल टू VO प्लस UE होती है। ठीक है, अब इसके पे जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जैसे इसमें दो कंडीशन थी वैसे इसमें जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तब आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है m इक्वल टू माइनस का VO अपॉन UO डी अपॉन FE। बस इसमें अंतर क्या है, केवल 1 हट गया है, यहाँ पे डी अपॉन FE, जैसे उसमें था 1 हट गया था वैसे इस पे भी केवल 1 हटा है और आपका सेम है फॉर्मूला। ठीक है, आवर्धन क्षमता का। लेकिन जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई भी बदल जाती है, यहाँ पे जहाँ UE था वहां पे अब हो जाती FE। FE क्या है यहाँ पे, FE है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, E फॉर नेत्रिका और O फॉर ऑब्जर्वर लेंस होता है, मतलब अभिदर्शक लेंस। यहाँ पे UE है, U का मतलब क्या होता है,
आपका वस्तु की दूरी होती है और v क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। ठीक है, तो ये नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी, ये अभिदर्शक के लिए प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको तैयार करने, जब प्रतिबिंब डी पर बने तब आवर्धन क्षमता का ये सूत्र, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का ये सूत्र। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता का ये सूत्र और सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ये। अब इसके बाद जब खगोलीय दूरदर्शी की बात करें, खगोलीय दूरदर्शी की, तो जब प्रतिबिंब डी पर बनता है तो इसमें सूत्र क्या होता है, जैसे इसमें माइनस का वीओ अपॉन यूओ था, लेकिन यहाँ पे सूत्र होता है एम बराबर माइनस का एफओ अपॉन एफई कोष्टक में 1 प्लस एफई अपॉन में डी। ये होता है आवर्धन क्षमता का सूत्र। और तब दूरदर्शी की लंबाई क्या होती है, जब प्रतिबिंब डी पर स्पष्टदृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है तब जो दूरदर्शी की लंबाई होती है वो होती है एल इक्वल टू एफ ओ प्लस यूई के इक्वल, एल इक्वल टू एफ ओ प्लस यूई के इक्वल होती है। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब सूत्र क्या हो जाता है, यहाँ से एम इक्वल टू केवल माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई। इस बार आपका क्या सूत्र हो जाता है, m इक्वल टू माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई, और दूरदर्शी की जो लंबाई हो जाती है वो हो जाती है l बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूले यार तैयार करने होंगे सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए और खगोलीय दूरदर्शी के लिए, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके मतलब इनसे फॉर्मूले बहुत ज़्यादा पेपर में भी पूछे जाते हैं कि मान लो सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए बताओ जब प्रतिबिंब स्पष्टदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब आवर्धन क्षमता का क्या सूत्र होता है, तो आपको सूत्र लिखना पड़ सकता है। या न्यूमेरिकल तो आते ही आते, न्यूमेरिकल तो इससे फंसेंगे ही। ठीक है, अब ये आपको तैयार कब होंगे वो हम आपको आगे बताएंगे, पहले आप इनको तैयार कर लेते हो तो अच्छे से आपकी तैयारी मस्त हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं आप डेरिवेशन की, जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उनकी। ठीक है, तो देखो डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देंगे यहाँ पे, और उनको बताएंगे ये भी कि ये वीडियो मतलब इनके आपको कहाँ मिलेंगे। ठीक है, ये सब हम करा देंगे, आपको टेंशन ना लो। लेकिन एक चीज़ जान लो, अगर यहाँ पे जितने भी ये डेरिवेशन है यहाँ पे अगर इनको अभी कराया जाए तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे और लग जाएंगे। ठीक है, जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो आपको हम अभी ही वीडियो की बात करें तो 1 घंटे से ऊपर ही हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस वीडियो पे केवल क्या किया, इस वीडियो पे हमने जितने भी आपके 2 नंबर 3 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को करा दिया। अब जितने डेरिवेशन बचते हैं वो आपको आगे मिलेंगे, ये सभी डेरिवेशन। ठीक है, ये डेरिवेशन जितने इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है सब कुछ बताएंगे। ठीक है, पहले समझ लेते कौन कौन से डेरिवेशन आपको तैयार करने हैं। बात करें डेरिवेशन पे तो सबसे पहले डेरिवेशन है गोली दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र। ठीक है, गोली दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र, चाहे वो गोली उत्तल दर्पण हो या गोली अवतल दर्पण, इसके लिए दर्पण के सूत्र का डेरिवेशन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इनको हम सब आपको कराएंगे, टेंशन ना लो। फिर है गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, चाहे वो गोली उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र भी पेपर में पूछा जाता है या गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र वो भी पूछा जाता है। ठीक है, फिर है पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, पतले लेंस के लिए सूत्र या बोला जाता है लेंस मेकर सूत्र, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल ही जाता पेपर में आ जाता है। ठीक है, पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र। अगला है संपर्क में रखे 2 पतले लेंस के लिए संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि पेपर में हर साल आते हैं। ठीक है, फिर है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, जो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बटे में साइन ए बाई 2, उसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। ये सभी डेरिवेशन है। फिर सरल सूक्ष्मदर्शी पूछा जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी का पूरा किरण आरेख बनाओ, उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र बताओ, ये सारी चीजें। ठीक है, इसी टाइप से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, इन सब के वीडियो आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपको सिंपल इसी वीडियो पे, ये जो वीडियो देख रहे हो इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहीं पे आपको ये सारे वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो, इन सब के वीडियो हम आपको प्रोवाइड करने वाले। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, शायद आप लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बाद में देख रहे हो, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके देखना, शायद आपको ये सारे वीडियो पढ़ भी चुके हो, इनको जाके आप लोग देख भी सकते हो। ठीक है, एक एक डेरिवेशन को तैयार करना, एक भी डेरिवेशन छोड़ना नहीं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर के ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जैसे अगला वीडियो आएगा तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। और अगर वीडियो को बहुत बाद में आप देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लेना, शायद ये वीडियो आपके पढ़ भी चुके हो। ठीक है, अगर बाद में देख रहे होगे तो, नहीं तो ये अब कल से आपकी इनके वीडियो आने लगेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आशा करते हैं आज के जो चैप्टर था किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, ये आपको एकदम मस्त लगा, अच्छे से समझ में आया, ये सारे टॉपिक आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे और इन सभी डेरिवेशन को आपको अगले वीडियो से कराएंगे।